वर्तमान समय में एचआर डिपार्टमेंट का रोल प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बढ़ गया है। और यदि आप एक सक्सेसफुल एचआर मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको लेबर लॉ पर आपकी अच्छी पकड़ होना, लेबर लॉ पर अच्छी जानकारी होना, उसके गूढ़ रहस्यों को समझना आपके लिए आवश्यक है। आज मैं आपके साथ एक विशेष चर्चा कर रहा हूं कि वो कौन से 15 लेबर लॉ हैं जो एवरी एचआर मैनेजर मस्ट नो, जिन पर उसकी बहुत डेप्थ नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। उससे पहले लेबर लॉ क्यों आवश्यक है यह जानना आवश्यक है। उसका सबसे पहला कारण है प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय राइट्स, कि आप अपने एम्प्लॉय के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। जहां आपको आवश्यकता है कि एम्प्लॉयर कहीं कहीं गलती कर सकता है, तो जब आप अपॉइंटमेंट लेटर बना रहे हों या आप स्टैंडिंग ऑर्डर में अमेंडमेंट चाह रहे हों या किसी और रूल्स एंड रेगुलेशन पर कोई पॉलिसी फ्रेम कर रहे हों, तो आप एम्प्लॉय के राइट को प्रोटेक्ट करें एज पर लॉ। तो यह आपको जानना इसलिए बहुत आवश्यक है इन 15 के 15 लेबर लॉज को। दूसरी हम बात कर रहे हैं अवॉइडिंग लीगल एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। हम यदि ठीक से टाइम से रिटर्न सबमिट नहीं करेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उनकी कंप्लायंस नहीं करेंगे, तो काफ़ी सारे केसेस इसीलिए आ जाते हैं और जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी सारे लोगों का समय, उनकी ऊर्जा, एनर्जी और उनका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम और साथ साथ फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत बढ़ जाता है। कभी कभी एज ए पेनल्टी, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग जाती है। कई बार कोई कोई बॉडी जो एनफोर्समेंट बॉडी है वो फाइन इतना ज़्यादा लगा देती है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए लेबर लॉ की अच्छी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 है मेंटेनिंग ए पॉजिटिव कंपनी कल्चर, जहां लॉ का एनफोर्समेंट लेटर एंड स्पिरिट पूर्णतः भावनाओं के साथ जिससे लेबर लॉ बनाया गया है, यदि वो लागू है तो वहां एक पॉजिटिव वर्क कल्चर स्वतः बनने लगती है। एक दूसरे का विश्वास अच्छा होता है, वहां लेबर अनरेस्ट कम होता है, लेबर प्रॉब्लम्स मिनिमाइज होती हैं, शॉप फ्लोर पर पीस रहता है और आपकी टोटल वर्कफोर्स की और अदर रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है और जिससे एक अच्छा सौम्य वातावरण या यूं कहिए एक अच्छी वर्क कल्चर का जन्म होता है। नंबर 4 है कीपिंग अप विद चेंजेज इन लेबर लॉज, जो समय समय पर चाहे वो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट हो, ईएसआई हो या और बहुत सारे जो सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स हैं उनमें कोई बदलाव आते हैं, उनकी आपकी पकड़, उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनसे लेबर के राइट्स का प्रोटेक्शन करना प्रत्येक एचआर मैनेजर की जिम्मेवारी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो 5वां है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट। जिन कंपनियों की गुडविल मार्केट में एक अच्छी वर्क कल्चर के नाम पर, अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के नाम पर होती है, वहां टैलेंट स्वतः आने लगता है। वहां कभी टैलेंट की कोई, पहली बात तो अट्रैक्शन में कोई कमी नहीं होती, उसके बाद उसको आपने रिक्रूट कर लिया तो उसके रिटेंशन में कोई इशू नहीं होती, उसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट की कभी कमी नहीं होती, रादर आप एक टैलेंट रिसोर्स कंपनी बन जाते हैं और लोगों के लिए। इसीलिए लेबर लॉ की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब वो कौन से 15 लेबर लॉ हैं जो प्रत्येक एचआर मैनेजर को आने चाहिए। सबसे पहला है सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ये सबसे लेटेस्ट एक्ट है, लेकिन इसका आज शो फ्लोर पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि आपके यहाँ किसी भी महिला के साथ किसी तरह का भी कोई सेक्सुअल अब्यूजमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। पहले उसका प्रिवेंशन करें, फिर उसका प्रोहिबिशन करें और यदि हो जाए तो उसका रिड्रेसल करें। इसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है कैसे बनाई जाती है, कौन मेंबर हो सकता है, ये सब जानकारी होगी तो आप एक अच्छे आईसीसी का गठन कर पाएंगे। केवल मोटी मोटी जानकारी से काम नहीं चल पाता है, तो इसीलिए आपको इस एक्ट की थोरो जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि आपके यहाँ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस पैदा ही ना हो।
दूसरा है जो इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है, वह है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां फैक्ट्री एक्ट का पालन किया जाता है। फैक्ट्री एक्ट में बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनमें प्रावधान में सबसे पहले सेफ्टी का प्रावधान, दूसरा वर्कर वेलफेयर का प्रावधान, तीसरा लीव्स का प्रावधान, चौथा उसमें जो और प्रोटेक्शन के प्रावधान है वो प्रावधान, प्लस मेडिकल का प्रावधान, मेडिकल या हेल्थ चेकअप कब कब होगा, कैसे होगा, हैजार्डस इंडस्ट्री के कहाँ डिक्लेयर होगी, उन हैजार्डस इंडस्ट्री के रूल्स क्या हैं, आपके शिफ्ट के प्रोविजंस क्या हैं, तो वो सब फैक्ट्री एक्ट का मैटर है। इसीलिए फैक्ट्री एक्ट पर आपकी पकड़ होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1947। लोग इसका एक्चुअली ये 56 है, लेकिन बहुत सारे लोग 1947 लिखते हैं। उसका कुछ अलग रीजन है, लेकिन आप इसको द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1956 की तरह ही डील करें। उसमें 3 प्रोविजन हैं, 3 प्रावधान हैं। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, दूसरा है एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम, और तीसरा है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम। मैं आप बहुत सारे एचआर के लोगों से मिलता हूं जिसको ईडीएलआई की, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम की पूरी जानकारी नहीं है, और वो जब किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो उसको पूरा बेनिफिट नहीं दिला पाते, इसलिए इसकी जानकारी डेप्थ में होना बहुत जरूरी है। नंबर 4 है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। आप अपने यहाँ अप्रेंटिसशिप को रखें, किन किन ट्रेड में कितने रख सकते हैं, क्या गवर्नमेंट का रेशो प्रेस्क्राइब्ड है, आप उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, वेदर दे विल बी ट्रीटेड योर परमानेंट एम्प्लॉय और नॉट। वो कभी भी एज ए परमानेंट एम्प्लॉय काउंट नहीं होते हैं, ये एक बड़ा भ्रम है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी एक्ट से गवर्न होते हैं, वो किसी दूसरे एक्ट से गवर्न नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको यह जानकारी भी पकड़ में होना आवश्यक है। नंबर 5 है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को फीमेल एम्प्लॉयज आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिटेल में, बहुत मास में रिक्रूट हो रही हैं। उसके बहुत सारे अलग कारण हैं, लेकिन उनको मैटरनिटी लीव कैसे दी जाए, कब कब क्या क्या बेनिफिट दिया जाए, वह सब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, अभी जो 26 वीक्स की बात थी, वह बढ़कर के अभी काफी आगे चली गई है। तो उन चीजों को समझना, उन चीजों को पालन करना, प्री डिलीवरी कितना है, पोस्ट डिलीवरी कितना है, मिसकैरिएज में क्या रूल्स हैं, वो सब आपको जानकारी होना आवश्यक है। नंबर 6 है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। जहां ईएसआई लागू नहीं होती है वहां वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लागू होता है। इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान हैं, उसको या उसकी फैमिली को इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के बाद या फेटल होने के बाद, उसकी डेथ के बाद कितना प्रावधान से उसको पैसा मिलना चाहिए, ये सब चीजें एक एचआर मैनेजर के टिप्स पर होना आवश्यक है। नंबर 7 है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कब ग्रेच्युटी का एलिजिबल होगा, ग्रेच्युटी किस तरह से पेमेंट होगी। एक एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर पेमेंट होना आवश्यक है, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट बहुत तेजी से लगेगा। कहाँ कहाँ हम ग्रेच्युटी फोरफिट कर सकते हैं, ग्रेच्युटी से कोई एडवांस की डिडक्शन नहीं हो सकती। ये सब चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। ये छोटी छोटी गलतियां एम्प्लॉयर को कभी कभी बहुत परेशानी में डाल देती हैं। नंबर 8 है द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। वेज का पेमेंट कैसे होना चाहिए, वेज क्या है, उसके डेट क्या है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और आज की डेट में जब नए कोड आएंगे तो ये कुछ चीजें बहुत सारी सरलता से आपके समझ के लिए आसान कर दी गई हैं। नंबर 9 है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। यह बहुत जरूरी है। कौन सी इंडस्ट्री शेड्यूल 4 में आती है, शेड्यूल 4 में क्या क्या डिक्लेयर है, लॉकआउट कैसे कर सकते हैं, रिट्रेंच कैसे कर सकते हैं, ले ऑफ कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, सर्विस कंडीशंस में बदलाव कैसे ला सकते हैं, कौन नोटिस दे सकता है, सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, अवार्ड कैसे कर सकते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन कैसे ले सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे कर सकते हैं, यह सब इस एक्ट का प्रावधान है। ये एक एचआर मैनेजर की टिप्स पर होना चाहिए। हम जो सेटलमेंट या अवार्ड कर रहे हैं वो सेक्शन 18 में कर रहे हैं या सेक्शन 2 में कर रहे हैं, वह सब चीजें आपकी पकड़ में होना बहुत आवश्यक है। तब आप एक स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव एचआर मैनेजर कहलाएंगे। नंबर 10 पर है स्टेट वाइज फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, नेशनल फेस्टिवल एंड अदर्स हॉलीडेज
रीड विद द स्टेट वाइज फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट नेशनल हॉलीडे एक्ट, उसको आप समझिएगा कि छुट्टी नेशनल हॉलीडे कौन कौन से हैं, क्या नए नए बदलाव आ गए हैं, छुट्टियां कब कैसे एडजस्ट की जा सकती हैं, संडे को पड़ गई तो उसका रिप्लेसमेंट देना है या नहीं देना है, उसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर्स में किस तरह की छुट्टियों का प्रावधान है, उनको मैं इसके साथ कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपके पकड़ पर होनी चाहिए। नंबर 11 है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। मेरे यहाँ बोनस कब लागू होता है, किनको बोनस मिलता है, मिनिमम सैलरी या वेज की लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, एक्स रेशिया किसको दिया जाना है, मैं कितने % बांट सकता हूँ, मिनिमम 8.33 कंपलसरी है, मैक्सिमम 20% है। तो ये सब जानकारी यदि होगी तो आप आसानी से एक अच्छी लोगों के साथ अपनी पकड़ बनाकर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल मार्केट में क्रिएट करने में सफल होंगे। नंबर 12 है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, ESI एक्ट बोलते हैं। इसमें एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय को फैमिली को क्या बेनिफिट है, मेडिकल क्या बेनिफिट है, डेथ के बाद क्या बेनिफिट है, एम्प्लॉय की फैमिली को कब कब मिल सकते हैं, एम्प्लॉय की फैमिली में कौन कौन लोग काउंट होंगे, ESI का लोकल डिस्पेंसरी कहाँ है, ESI में आजकल नए बेनिफिट क्या क्या ऐड हो रहे हैं, ये किन किन वर्कर को मिलेगा, इसमें गिग वर्कर शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं जिन पर जितनी ज्यादा आपकी पकड़ होगी उतना ज्यादा आपका वर्क इजी होगा। नंबर 13 है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946। आप अपने यहाँ जब भी कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अपॉइंटमेंट लेटर दें। जो चीजें आपके स्टैंडिंग ऑर्डर में है, जो आपने सर्टिफाइड कराते वक्त इन्वॉल्व कर दी हैं, उन सबको एक लाइन में लिखा जाता है एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज एप्लीकेबल। बहुत सारे लोग अभी मैंने देखा है कि जिन कंपनियों में स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते नहीं है क्योंकि वहां का HR इन चीजों को कम समझता है, और मैंने कई जगह देखा है कि 7-7 पेज का 8-8 पेज का अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। तो ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से यदि आप अपनी कंपनी की पॉलिसी HR पॉलिसी फ्रेम करते वक्त या अपने स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कराते वक्त इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर बहुत छोटा हो सकता है, बहुत कंसाइंज एंड क्लियरिटी के साथ हो सकता है। नंबर 14 आता है आपका द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट 1938। आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, कभी दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, या किसी और कारण से कोई ऐसा एम्प्लॉय जो आपका एम्प्लॉय नहीं है लेकिन एज ए विजिटर आया है, तो उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ से इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, वो पॉलिसी किन किन पर होगी, वो पॉलिसी एम्प्लॉयर की कैसे मदद करेगी। ये बहुत सारे ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपके टिप्स पर होना बहुत आवश्यक है। और 15वां चाइल्ड लेबर रेगुलेशंस, कि मैं अपने यहाँ किसी तरह भी चाइल्ड लेबर का कोई मुकदमा ना आने दूं, कहाँ कहाँ मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मैं आज चाइल्ड के रूल्स क्या हैं, 18 साल से कम का बच्चा, एडोलसेंट कहाँ होता है, चाइल्ड को केवल एक बोर्ड सब लगा देते हैं कि यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करता, चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड, लेकिन अंदर जाते हैं रूल्स को देखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। तो ये ऐसे 15 लेबर लॉ हैं जो एक HR मैनेजर की टिप्स पर होना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन ये चीजें यदि आपकी पकड़ में हैं तो आप एक शॉप फ्लोर के अच्छे मैनेजर और एक अच्छे एम्प्लॉय वेलफेयर के कर्ता धर्ता माने जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें लिख सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन VK डायनामिक लीडरशिप सेंटर लेबर लॉ पर एवरी फ्राइडे हम एक ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, वह फ्री है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे जो VK DLC के वीडियोज है वो देखकर अपनी लेबर लॉ पर जानकारी पूर्ण कर सकते हैं। और यदि उसके बाद आपको कुछ और भी लगता है तो आप हमें लिख भी सकते हैं। लेकिन अच्छा HR मैनेजर होने के लिए इन एक्ट पर आपकी पकड़, आप चाहे वो VK डायनामिक लीडरशिप सेंटर के थ्रू अपनी डेवलप करें या किसी और जो आपका रिलायबल सोर्स है वहां से डेवलप करें, लेकिन इन पर आपकी मजबूत पकड़ होना बहुत आवश्यक है। जिस दिन से आप अपनी ये नॉलेज, लेबर लॉ की नॉलेज इन 15 एक्ट पर बढ़ा लेंगे, आपका शॉप फ्लोर पर काम करने का नजरिया, एम्प्लॉय के प्रति आपका नजरिया, एम्प्लॉय का आपके प्रति नजरिया, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर लोगों को नजर आएगी और आप पीसफुली अपनी प्रोडक्टिविटी विद
क्वालिटी और विद वेलफेयर ऑफ योर एम्प्लॉइज दे पाएंगे।